विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं तथा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, जिसके आधार पर विद्यालयी शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। रोजर बेकर ने ठीक ही कहा है कि गणित सभी विषयों का शीर्ष द्वार और कुंजी है। गणित सभी विषयों का शीर्ष द्वार और कुंजी है, ये रोजर बेकर के द्वारा कहा गया है। यानी कि जो भी विषय है, जो भी विज्ञान है, सभी विज्ञानों का ये शीर्ष द्वार मतलब जो भी विज्ञान के सब्जेक्ट है वो इस गणित के माध्यम से ही होके गुजरता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित का हमारे दैनिक जीवन में से घनिष्ठ संबंध है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित का हमारे दैनिक जीवन में घनिष्ठ संबंध है। इसका तात्पर्य है कि हम जब सुबह से उठते हैं और शाम तक जितनी क्रियाकलाप करते हैं उनमें कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि उसमें गणित का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सुबह दूध खरीदने ही गए, वहाँ पे दूध खरीदे मान लीजिए 20 रुपये का, उसमें से अगर हम लोग 100 रुपये दिए दुकानदार को, उसमें से दुकानदार ने 80 रुपये 120 रुपये काट कर आपको 80 रुपये लौटा दिए। तो इससे क्या तात्पर्य होता है, वहाँ पे हम लोग गणना कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग गणित के द्वारा ही लेन देन कर रहे हैं। यहाँ पे हम गणित के महत्व को समझ सकते हैं। मातृभाषा के अलावा अन्य कोई ऐसा नहीं है जो कि गणित की भांति दैनिक जीवन से इतना अधिक संबंधित हो। गणित को विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है। गणित को विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। वर्तमान समय में गणित को विद्यालयी पाठ्यक्रम में विशेष महत्व दिया गया है। किसी विषय को पाठ्यक्रम में विशेष महत्व देने के लिए उस विषय को सामान्यतः 3 दृष्टिकोणों से देखा जाता है। पहला है अमूर्त विषय की बच्चों के दैनिक जीवन में उपादेयता, मतलब बच्चों के जीवन में उस विषय का कितना योगदान है, कितनी जरूरत है, यह देखा जाता है। अमूर्त विषय से बच्चों को मानसिक अनुशासन की सहायता मिलती है अध्ययन में। और तीसरा है अमूर्त विषय का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व, मतलब उसका समाज में कितना महत्व है, संस्कृति में कितना महत्व है उस विषय का, उसी के आधार पर विद्यालय पाठ्यक्रम में उस विषय को सम्मिलित किया जाता है। आज विद्यालयों में गणित एक अनिवार्य विषय है। आज विद्यालयों में गणित एक अनिवार्य विषय है। गणित विषय को विद्यालयों या पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने के लिए किसी विशेष दृष्टिकोण से गणित का मूल्यांकन अथवा परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य विषयों की भांति गणित भी बच्चों को एक सामाजिक तथा बुद्धिमान नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायक है। जब बालक गणित का अध्ययन करता है तो अनुशासन जैसे अन्य गुणों का विकास होता ही हो जाता है। गणित एक ऐसा विषय है जिसका स्टडी करने से, जिसको पढ़ने से बालक में अनुशासन जैसे गुणों का विकास अपने आप हो जाता है। इसके अलावा गणित विषय द्वारा उन सभी गुणों का विकास भी संभव है जो कि किसी अन्य विषय द्वारा विकसित हो सकते हैं। यही नहीं, गणित विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को दिनों दिन महत्व दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यदि हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो इन विषयों के स्तर को उन्नत करना होगा तथा प्राथमिक स्तर से ही इन पर ध्यान देना होगा। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि गणित तथा विज्ञान विषयों को प्रधानता देते हुए आज का डिजिटल युग में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसमें हम लोग गणित का वैल्यू देकर उसको आगे उसको बढ़ा सकते हैं, अग्रसर कर सकते हैं। इस संबंध में कोठारी आयोग ने अपने सुझावों से स्पष्ट किया कि विद्यालयी जीवन के प्रथम 10 वर्षों में विज्ञान एवं गणित विषय सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने चाहिए। एक कोठारी आयोग है जिसके द्वारा यह
स्पष्ट किया गया है कि विद्यालयी जीवन में, मतलब जन्म से लेकर 10 वर्ष तक कम से कम, विद्यालयी जीवन में प्रथम 10, मतलब विद्यालय में जब बच्चा एडमिशन लेता है उसमें 10 वर्षों तक कम से कम गणित विषय की पढ़ाई सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। व्यापक रूप में देखा जाए तो बच्चे को विद्यालय में विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भेजा जाता है। सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय में बच्चा निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में समर्थ हो सकेगा। वो क्या है? ज्ञान तथा कुशलताओं यानी कौशलों की प्राप्ति। दूसरा है बौद्धिक आदतों एवं विभिन्न शक्तियों, अनुशासन आदि की प्राप्ति। वांछित दृष्टिकोण एवं आदर्शों की प्राप्ति। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या गणित विषय का अध्ययन करने से बच्चा इन लक्ष्यों की प्राप्ति करता है? यदि गणित का अध्ययन इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है तब तो यह शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यवान है तथा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। वास्तविक रूप से गणित विषय को इतना अधिक महत्व देने और अनिवार्य विषय बनाने में इसके अध्ययन से बच्चों को विभिन्न लाभ होते हैं, जिसको हम गणित शिक्षण में मूल्य भी कहते हैं। आज का टॉपिक है जयपुर मैथमेटिक्स। जयपुर मैथमेटिक्स, इसमें जयपुर मैथ्स को जयपुर बनाने के लिए अभी तक तो हमने गणित का परिभाषा देखा, उद्देश्य देखा, परिभाषाएं देखी और अर्थ देखा। अब हम गणित को जयपुर कैसे बनाएं उसके बारे में जानेंगे। गणित में मनोरंजक क्रियाएं, मनोरंजक क्रियाओं के द्वारा गणित को जयपुर बनाया जा सकता है। गणित को एक शुष्क विषय के रूप में जाना जाता है। बहुत से लोग गणित को शुष्क विषय के रूप में, शुष्क मतलब नीरस विषय के रूप में जानते हैं। छात्र इसमें किसी प्रकार की रुचि का अनुभव नहीं करते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, अन्य विषय हो गए। उसमें हिंदी में जैसे कि कहानी वगैरह होता है तो बच्चे रुचि ढंग से उसको सुनते हैं। इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी ऐसा ही है, कहानी वगैरह बच्चे सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ गणित की बात आती है बच्चे इसको इग्नोर करना शुरू करते हैं। गणित के प्रति इस प्रकार की धारणा को गणित विषय में मनोरंजक क्रियाओं को स्थान देकर किसी सीमा तक कम किया जा सकता है। मतलब जब हम गणित पढ़ाते हैं उसमें कुछ मनोरंजक क्रियाएँ बने, कुछ ऐसा क्रियाकलाप करें जिसमें बच्चे मनोरंजन का अनुभव कर सकें, तो बच्चे उसमें रुचि लेने लगते हैं। अतः मनोरंजक क्रियाओं को स्थान देने से गणित को एक जीवन और सरल स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार की मनोरंजक क्रियाएँ विषय में विविधता तथा रुचि का विकास करती हैं। प्राचीन काल से गणित का मुख्य रूप से इसके मनोरंजक मूल्य के कारण तथा अवकाश के क्षणों के सदुपयोग हेतु ही अध्ययन किया जाता है। संख्याओं से खेलना तथा दूसरी गणितीय व्यवहारिक समस्याओं को हल करना आदि क्रियाओं में लोग रुचि एवं आनंद का अनुभूति करते थे। गणित की पहेलियाँ मनोरंजन का एक उत्तम साधन थी। पहले प्राचीन काल में गणित में पहेली पूछी जाती थी, उत्तम साधन थी। ये हास, परिहास, व्यंग, ठिठोली तथा रस से परिपूर्ण होती थी। मनोरंजक क्रियाओं का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। गणित में मनोरंजक क्रियाओं का महत्व इस प्रकार है। Recreational activities prepare the students for leisure time. They can put riddles in and enjoy their leisure time. मनोरंजक क्रियाएँ छात्र को अवकाश के क्षणों के सदुपयोग के लिए तैयार करती हैं। इस दृष्टि से पहेलियों का महत्व स्पष्ट झलकता है। मनोरंजक क्रियाएँ, these activities develop many domestic relationships which would
otherwise remain obvious. मनोरंजक क्रियाएं अनेक सूक्ष्म संबंध स्थापित करती हैं जो हमें कभी कभी व्यर्थ प्रतीत होती हैं ना। दे शार्पन विट एंड स्टिमुलेट क्विक थिंकिंग। ये क्रियाएं बुद्धि को तीव्र करती हैं एवं त्वरित चिंतन को बढ़ावा देती हैं। दे डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड हेल्दी कॉम्परेटिव फीलिंग्स। ये क्रियाएं खेल भावना विकसित करती हैं और पारस्परिक सहयोग एवं स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती हैं। Recreational activities bring a healthy changes in the class atmosphere. मनोरंजक क्रियाएं करने से कक्षा का वातावरण एक स्वस्थ परिवर्तन लाती है। मनोरंजक क्रियाएं जो भी हम लोग कक्षा में करते हैं, जैसे पहेलियाँ सुनाना, बच्चों के क्लास में संगीत के द्वारा मनोरंजक क्रियाएं कक्षा वातावरण में एक स्वस्थ परिवर्तन लाती हैं। मनोरंजक क्रियाएं गणित में रुचि उत्पन्न करती हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज डेवलप टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स। इन क्रियाओं के आयोजन से छात्र गणित में महत्व एवं उसकी सुंदरता को पहचानते हैं। नेक्स्ट है मनोरंजक क्रियाओं के आयोजन में प्रयुक्त सावधानियाँ। जब भी आप क्लास में मनोरंजक क्रियाएं करते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोल दें। क्लास में बहुत सोच समझ कर बोलना होता है कि क्या बोलें और नहीं बोलें। गणित में मनोरंजक क्रियाएं आनंद प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है तथा अवकाश के क्षणों में सदुपयोग की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखती है। मनोरंजक क्रियाओं से पूर्ण लाभ उठाने के लिए मनोरंजक क्रियाओं का आयोजन एक ही तरीके से किया जाना चाहिए और आयोजन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोई भी मनोरंजक कार्य करने से पहले हमको उसकी एक सूची बना लेनी चाहिए कि हमें आज क्लास में क्या करना है, उसके बाद ही उस मनोरंजक कार्य को हम लोग कर सकते हैं। पहला है, अध्यापक सभी छात्रों को निर्देश देते हैं कि वे नियत तिथि पर इन क्रियाओं में भाग लेने के लिए पहेलियों तथा अन्य क्रियाओं के साथ तैयार होकर आए। कुछ ऐसा पहेली तैयार करने के लिए बोल दिया जाता है बच्चों से। एक नियत समय पर उनको कुछ टास्क दे दिया जाता है कि आप लोग ऐसा करके आएंगे। मनोरंजक क्रियाओं में भाग लेने वाले छात्रों को स्टेज पर अपनी प्रस्तुति एवं प्रदर्शन के लिए एक एक करके बुलाया जाता है। मनोरंजन कार्य जब क्लास में करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, जैसे स्टेज पे एक बच्चा को बुलाएंगे फिर दूसरे बच्चा को। एक समय पर केवल एक ही छात्र को अपने आइटम की प्रस्तुति के लिए कहा जाना चाहिए। अध्यापक या प्रतिभागी को किसी पहेली में निहित सिद्धांत या सूत्र को स्पष्ट कर देना चाहिए। पहेलियों के अत्यधिक प्रयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। मनोरंजक क्रियाओं के आयोजन हेतु समय चक्र में एक कालांश नियत करना चाहिए तथा अध्यापक को चाहिए कि वह अपने छात्रों को इस व्यवस्था से ठीक से अवगत करवा दें। अध्यापक किसी बुद्धिमान तथा तेज छात्र को इन क्रियाओं के आयोजन का इंचार्ज नियुक्त कर दे तथा उसे सचिव आदि का नाम दें। हम लोग क्लास में कोई भी एक्टिविटी करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, एक इंचार्ज नियुक्त कर लेंगे और उस इंचार्ज के द्वारा जितना भी ये जैसे कि बच्चे आएंगे प्रिपेयर करके तो अपना नाम देंगे। नाम वो इंचार्ज जैसे हम लोग क्लास में भी क्या करते हैं, अपने वर्क में भी एक मॉनिटर को रखते हैं। मॉनिटर के द्वारा कई कार्य करवाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ इंचार्ज नियुक्त किया जाता है और इंचार्ज के द्वारा ये सब काम करवा सकते हैं उनकी मदद से। जो छात्र इन क्रियाओं में भाग लेना चाहे उन्हें अपने नाम छात्र इंचार्ज को समय से पूर्व देने को कहा जाए। गणित को मनोरंजक बनाने के लिए गणित में पहेलियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मिथ्याभूत वह है जो देखने में असत्य प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में सत्य होता है, अथवा जो देखने में सत्य प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में असत्य होता है, अथवा
जो स्वतः ही विरोधाभासी होता है यह निर्देशात्मक होता है तथा उन लोगों के लिए बहुत उत्तम समय व्यतीत करने का साधन होता है जो गणित को बहुत कम समझ पाते हैं। यहाँ पे हम गणित की पहेलियों में कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक कहानी के तौर पर दिया गया है पहेली। एक अमीर शेख ने अपनी मृत्यु के समय अपने 3 बेटों के लिए 17 घोड़े छोड़े। मतलब अमीर शेख था एक, वो मरने के समय उसके पास कुछ 17 घोड़े थे और उनके पास 3 बेटे। तो वह चाहता था कि तीनों बेटों को मतलब कुछ हिस्सा दे। जैसे कि सबसे बड़े पुत्र को वो चाहता था कि 1/2 घोड़े मिलने चाहिए, दूसरे को 1/3 तथा सबसे छोटे को 1/9। उत्तर में इन घोड़ों को के बिना कसाई के बुलाए आपस में नहीं बांट सके। मतलब 17 घोड़े हैं और अगर 1/2 एक को हिस्सा देना हो तो उसमें हम लोग कैसे हिस्सा दे सकते हैं? अगर 17 घोड़ा को काटना भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कसाई भी नहीं बुला सकते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? तो इन्होंने क्या किया, इस कार्य में उन्होंने एक वृद्ध आदमी की सलाह ली। बूढ़े आदमी को जैसे गांव में लोग होते हैं उनको बुला के, जिसने उनकी मदद का आश्वासन दिया। उसने कहा, बूढ़ा आदमी ने कहा कि मैं आपकी मदद करूँगा, है ना। वह क्या किया कि अस्तबल में अपने स्वयं के घोड़े के साथ आया। मतलब वो जो अस्तबल था, बूढ़ा जो मर गया अमीर से, उसके अस्तबल में उसने एक अपना घोड़ा लेकर आया, है ना। अपने स्वयं के घोड़े के साथ आया। इस घोड़े को उसने 17 घोड़ों में सम्मिलित कर दिया। इन घोड़ों को जो 17 घोड़े थे, अब एक घोड़ा और सम्मिलित कर दिया। वो कितने घोड़े हो गए? 18 घोड़े हो गए, सम्मिलित कर दिया। और अब भाइयों को आपस में घोड़े बांटने के लिए अपनी पसंद मांगी। अब उसने तो जो शेख था उसने तो बोला था कि सबसे बड़े पुत्र को 1/2 मिलना चाहिए, दूसरे को 1/3 मिलना चाहिए और सबसे छोटे को 1/9 मिलना चाहिए। तो अभी पसंद मांगी तो सबसे बड़े भाई ने 18 घोड़ों के आधे अर्थात 9 घोड़े ले लिए। मान लीजिए कि टोटल 17 था। वो जो बूढ़ा आदमी था उसका भी घोड़ा उसको सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार से वो 18 हो गए थे, तो उसको 1/2 हिस्सा चाहिए था। वो क्या किया कि उसमें से 1/2 18 का यानी कि 9 घोड़े ले लिए। दूसरे भाई ने 18 घोड़ों के 1/3, तो 1/3 18 का 1/3 3 से हम लोग काट देंगे तो उसको 6 बार में कट जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो 1/3 ले लिया 18 का, यानी कि वो 6 घोड़े ले लिए। 6 घोड़े लिए और सबसे छोटे भाई ने 18 घोड़ों के 1/9 अर्थात 2 घोड़े ले लिए। जब सभी 17 घोड़े चुन लिए गए। 17 घोड़े कैसे? बड़ा बेटा ने कितना लिया? 9 घोड़े लिए। उसके बाद से जो उसके बाद वाला भाई है वो 6 घोड़ा लिया। 9 6 कितना हुआ? 15 और 2 घोड़े सबसे छोटे बेटे ने लिया। कितने हो गए? 17 हो गए। तो इस प्रकार से सबको हिस्सेदारी भी मिल गई और ये जो बूढ़ा आदमी था अपने घोड़े को लेकर चला गया। इस पहेली को समझिए, है ना। इस पहेली का आशय यह है कि या तो शेख गणित में कमजोर था या वह अपने लड़कों को कुछ सोचने विचारने के अवसर देना चाहता था। मतलब वो इसलिए ऐसा करके गया जिससे बच्चों में गणित की भावना विकसित हो और गणित को सीखें, है ना। इसी तरह हम लोग क्लास में ऐसे कई कहानियों को सुनाकर, प्रश्नों को पूछकर, इंटरेस्टिंग प्रश्नों को पूछकर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिससे क्लास क्या होगा और हमारा रुचिकर होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक मेढक 30 फीट गहरे कुएं की जड़ में बैठा है, 30 फीट नीचे है। तो प्रत्येक घंटा वह 3 फीट चढ़ता है तथा 2 फीट वापस फिसल जाता है। मतलब 3 फीट चढ़ेगा, फिर उसके बाद कितने देर में? प्रत्येक घंटा वह 3 फीट चढ़ता है तथा 2 फीट वापस फिसल जाता है। तो कितना चढ़ा? तो मात्र 1 फीट ही
रहा है 1 घंटे में, तो इससे पूछा जाता है कुएं से बाहर निकलने में वह कितना समय लेगा, है ना। इसको निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30 घंटे नहीं बल्कि 28 घंटे, क्योंकि 30 घंटे में तो वो दो घंटा पहले ही निकल जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसकी जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर 2 को 3 बार लिया जाए तो वह बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो अगर 2 को 3 बार लिया जाए तो 3 बार लेने का क्रम तो कहीं कैसे भी हो सकता है, जैसे 2 2 2 जैसे 2 2 2 3 बार ले सकते हैं तो 222 हो जाएगा। अगर 22 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो 3 बार लिया गया। अगर 2 का पावर अगर हम लोग उसका घात कितना कर देंगे 22 कर देंगे, और एक 2 का पावर 2 और फिर उसका पावर 2 कर देंगे, तो इसमें से पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर तो यानी 16 होगा। ये सबसे छोटी संख्या हो गया। और वैसे ही अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो उसमें कह सकते हैं हम लोग कि बड़ी संख्या जिसका घात सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक तेल व्यापारी के पास तेल से भरा एक टैंक है तथा उसके पास 2 मापक हैं। टैंक में तेल भरा है, उसके पास 2 मापक हैं, 3 लीटर तथा 5 लीटर के हैं। उसे टैंक में से 7 लीटर तेल निकालना है। ऐसे प्रश्नों से बच्चे का मानसिक प्रगति होता है। इन 2 मापकों का प्रयोग कर वह तेल किस प्रकार निकालेगा। 2 ही मापक है उसके पास, एक 3 लीटर का है और एक 5 लीटर का है, और उसको 7 लीटर तेल लेना है। तो कैसे देगा, तो क्या करेगा, 5 लीटर का 2 लीटर निकाल देगा, उसमें से 2 बार निकाल लेगा, 10 लीटर हो गया। और फिर जो निकाला है उसमें से अगर 3 लीटर निकाल लेगा, 3 लीटर का मापक भी है इसमें एक तो निकाल लेगा, तो 7 लीटर तेल दिया जा सकता है। ऐसे बच्चों को मनोरंजन ढंग से बताया जा सकता है क्लास में। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक तीतर के सामने 2 तीतर हैं, तीतर के पीछे भी 2 तीतर हैं, और एक तीतर बीच में है। बताइए कुल कितने तीतर हैं। ऐसे पहेलियाँ बुझाई जा सकती हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग कई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक नोट के द्वारा भी हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को कि रेक्टेंगल क्या आकार का है। इससे हम क्या बना सकते हैं, एक बेलन बना सकते हैं। बेलन जब बनाएंगे तो क्या होगा, ये जो इसका ब्रेथ था वो इसका हाइट हो गया, और जो इसका लेंथ था वो क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस अगर इसके बारे में बताना हो तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये हो गया 2πr, और इनको ये क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई को इंटू h कर देंगे। तो इससे भी हम लोग बता सकते हैं 2πr नोट के द्वारा भी। या कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ही है, उसके द्वारा हम उसके वर्टेक्स को बता सकते हैं, सरफेस को बता सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद है जादू का वर्ग। एक जादू का वर्ग होता है, जैसे कि स्क्वायर वर्ग में होता है, 9 खंडे बनाए जाते हैं, उसमें 1 से 9 तक संख्याएं इस प्रकार व्यवस्थित करनी होती है कि सभी ओर से इन संख्याओं का योग 15 आता है। और इससे हम लोग बच्चों का मनोरंजन करते हैं, और मनोरंजन के साथ साथ उसका हम लोग माइंड डेवलप करते हैं। बहुत सारे ऐसी एक्टिविटियाँ हैं जिसके द्वारा भी हम लोग बता सकते हैं बच्चे को मनोरंजनपूर्ण ढंग से इसको बता सकते हैं। इस पर ये जो जादू का वर्ग है, इसमें एक और उदाहरण है। एक ऐसा राजा था जिसको केवल 9 तक की गिनती आती थी, ठीक है, और उसके अस्तबल में कुल 24 घोड़े थे।
वो जिधर से भी गिनता था उधर से वो उसको 9 दिखने चाहिए थे, है ना। जिधर से भी देखे, मतलब इसमें 9 खंदा बना हुआ था, ऐसा व्यवस्था किया गया था कि वो जिधर से भी देखे तो उसको 9 घोड़े ही दिख रहे थे। तो एक तरफ से देख रहा था तो 9 3 3 3 3 3 6 3 9 दिख गए। इधर से भी खड़ा होकर देखेगा तो भी 9 ही दिखते थे। ऐसा एक बार क्या हुआ कि उसके दरबार में एक व्यापारी आया तो व्यापारी के पास और 4 घोड़े थे। तो 4 घोड़े थे तो बोला कि शाम हो गया था, तो बोला कि हम आप ही के अस्तबल में, उसके जो राजा का नौकर था उससे बोला कि हम ये 4 घोड़े को आपके अस्तबल में ही रखना चाहते हैं। तो वो बोला कि नहीं मेरे मालिक गिनेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे कि ऐसे कैसे है, मेरे मालिक को 9 तक गिन किया जाता है और वो जिधर से भी देखते हैं उनको 9 ही घोड़े दिखाई देने चाहिए। तो बोला कि ठीक है, हम ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि हमारे मालिक को उतना ही दिखेगा, 9 ही दिखेगा। तो पहले तो 3 3 3 प्रत्येक खंदे में था, 9 खंदा था, बीच वाला खंदा खाली था। तो वो क्या किया कि उसने 9 खंदे में पहला कोना वाला में 2 कर दिया, फिर उसके बाद 5 कर दिया, उसके बाद 2 कर दिया। वैसे ही चारों तरफ 2 5 2 2 5 2 2 5 2 कर दिया चारों तरफ से। राजा आया, देखा तो उसमें क्या दिखता है कि जिधर से भी देख रहा है तो 5 2 7 2 9 ही दिख रहा है। तो राजा को कोई दिक्कत ही नहीं था कुल, लेकिन इसमें एडजस्ट हो गया कितना, कुल 28 घोड़े एडजस्ट हो गए थे, रह गए थे। वो व्यापारी का भी काम हो गया और वो राजा भी खुश हो गया, राजा को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद तब ये व्यापारी ने सोचा कि अरे ये तो राजा को तो बहुत कम जानकारी है, तो उसने क्या किया कि इसके साथ कुछ और किया जाए, मतलब इसके साथ कुछ छल किया जाए। तो उसने क्या किया कि 9 खंदे में क्या किया कि एक खंदे में 4 घोड़े रख दिए, फिर बीच में 1 रख दिया, फिर कोने में 4 रख दिए। तो 4 1 5 5 4 9 हो गया। फिर वैसे ही चारों तरफ से 4 1 5 5 4 9, जिधर से भी गिनो 9 आ गया। और घोड़े की संख्या को गिने तो 4 टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस प्रकार से राजा को ये भी दिख रहा था कि घोड़े कितने हैं, तो उसको लगा 24 ही है, क्योंकि उसको तो 9 तक की गिनती आती है। तो जिधर से भी देख रहा था तो उसको 9 ही दिख रहे थे घोड़े। इस प्रकार से वो घोड़े उसमें 20 छूट गए और 4 वो व्यापारी अपने साथ लेके चला गया, यानी चोरी कर दिया। इससे यहाँ पे मतलब हम लोग देख सकते हैं कि गणित की कितनी आवश्यकता है और गणित कितना हम लोग मतलब हम से बता सकते हैं बच्चे लोग क्लास में इस कहानी के माध्यम से। उसके बाद एक और उदाहरण है, जैसे कि 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त के पास 20-20 रुपये हैं, 20-20 रुपये हैं। तीनों दोस्त गए एक घड़ी खरीदनी है, घड़ी खरीदने गए, घड़ी के दुकान पे गए। घड़ी के दुकान पे जाते हैं तो तीनों 20-20 रुपये में आ घड़ी तो वहाँ गए तो बोला कि घड़ी का दाम 60 रुपये है। जो उसका दुकान पर काम करने वाला था वो बोला कि 60 रुपये है, 60 रुपये की घड़ी है। तो लोगों के पास 60 रुपये था ही, तो उन्होंने आराम से घड़ी खरीद ली। घड़ी खरीद ली 60 रुपये में। जब दुकानदार का मालिक आया वहाँ पे तो वो बोला कि अरे वाह, तुमने घड़ी बेच दी, कितने में बेची? तो उस जो दुकानदार था वो बोला कि हमने 60 रुपये में बेच दी, 10 रुपये फायदा में। जब 50 रुपये की घड़ी थी उसने 10 रुपये फायदा लेकर उसको बेच दी। तो जब 50 रुपये की घड़ी 60 रुपये में बेची तो मालिक उसका बहुत गुस्सा हुआ कि नहीं, इससे हमारा कस्टमर हो जाएगा, मतलब डेली का कस्टमर है चाहे जो भी बोला हो। तो बोला कि नहीं, तुम 10 रुपये वापस करते हो। जब तक इतना बात हो रहा था तो वो जो 3 आदमी थे वहाँ से दूर चले गए। तो दूर चले गए थे तो वो 10 रुपये लेकर गया तो उसको रिक्शा करना पड़ेगा, पैदल नहीं जा सका। तो रिक्शा से गया तो रिक्शा वाले ने 4 रुपये भाड़ा लिया, 4 रुपये भाड़ा ले लिया। जब उनके पास वो पहुँचे तो तीनों लोगों को वो क्या किया, अब उसके पास 6 रुपये बचे, तीनों को 2-2 रुपये दे दिए। तीनों को 2-2 रुपये जब दे दिए तो तीनों को 18 रुपये मिल गए, है ना। 18 दिया 54 ही उनको लग रहा था कि हमारा खर्च हुआ, ठीक है। 54 + 4 4 54 रुपये इनका हो गया, 18 दिया 54 इनका लगा, ऐसा लग रहा है। और
रेट देख रहे हैं कि 4 रुपया, क्या हुआ रिक्शा वाला के लिए 60 हो ही रहा है, 58 बढ़ा रहा है, जबकि कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो ये बच्चे घर से इसको सॉल्व करके लाएंगे और इसमें तर्क करके आएंगे, तो आगे क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना। ये इस पर आधारित है। उसके बाद हम आते हैं प्रभावी अधिगम हेतु गणित में अभिप्रेरणा एवं रुचि के बारे में हम देखेंगे। गणित में अभिप्रेरणा ज़्यादा दिनों तक अभिरुचि कैसे बनाए रख सकते हैं या गणित में रुचि कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, इसके कुछ उपाय देखेंगे। प्रभावी अधिगम हेतु यह आवश्यक है कि छात्र कार्य में रुचि ले सके। जब तक छात्र कार्य में रुचि नहीं लेंगे तब तक वो कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। छात्र ही नहीं, अगर हम भी अपने किसी भी कार्य में रुचि नहीं लेंगे तो सही काम नहीं हो पाएगा, है ना। जो हमें रुचिकर नहीं लगता है और अगर वो काम हम कर रहे हो तो हमें वो करने में रुचिकर नहीं लगेगा और मन नहीं लगेगा, है ना। यानी कि प्रभावी अधिगम हेतु यह आवश्यक है कि छात्र कार्य में रुचि ले सके। मुख्यतया इस संदर्भ में गणित शिक्षण के दो कार्य हैं। प्रथम छात्र में रुचि उत्पन्न करना। जब तक हम गणित के लिए रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक कोई छात्र ठीक से काम नहीं करेगा और ठीक से नहीं सीखेगा, उसका विकास, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। द्वितीय, उनकी रुचि को बनाए रखना। अगर रुचि उन्हें आ भी जाती है तो उसको रुचि बहुत दूर तक कैसे बनाई जा सके, वो रुचि हमेशा बना रहे, ऐसा काम करना होगा। एक उत्साही एवं सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक जो विषय सामग्री का श्रेष्ठ ज्ञाता हो तथा छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर सके, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने का सर्वोत्तम स्रोत है। यदि शिक्षक के व्यवहार एवं व्याख्यान में गणित शिक्षण के प्रति आनंद झलकता हो तो वह शिक्षण के प्रति छात्रों में उत्साह बनाए रखने में सफल हो सकता है। जैसे कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि क्लास में जैसे ही इंटर करेंगे बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे, अरे ये सर का आज है, मतलब ये सर पढ़ाएंगे, मतलब अच्छा से पढ़ाएंगे, कुछ हंसा खिलाकर पढ़ाएंगे, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। यानी कि उनकी पर्सनैलिटी से ही वो झलक जाता है कि आज ये टीचर है तो अच्छे से पढ़ाएंगे, और कुछ टीचर्स को देख के बच्चे नहीं ये कैसे आ गए, उनको नहीं आना चाहिए था, ऐसा होता है। तो उनकी रुचि में शिक्षक में नहीं होती है ना। उसके बाद है, यदि शिक्षक छात्रों की समस्याओं एवं उनकी अभिरुचियों पर ध्यान देता है तो छात्र कक्षाओं में अपने कार्यों के माध्यम से शिक्षक कार्य में रुचि को परिलक्षित करते हैं। अब शिक्षक को ये देखना चाहिए कि बच्चे किस मूड में हैं। अगर खेलना चाहते हैं तो उनको हम लोग खेल के मैदान में ले जा सकते हैं। खेल के मैदान में ले गए, मान लेते हैं सारे बच्चों को एक वृत्ताकार रूप में बैठा दिए, एक बच्चे को बीच में रख दिए और वहाँ से हम ये बता सकते हैं कि बच्चों ये देखो ये एक क्या है, एक वृत्त है ना, ये वृत्त है और ये इसका परिधि है। जो बच्चे बैठे हैं चारों तरफ, ये इसका परिधि है, जिसको हम लोग इसका सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और जो बीच में जो बैठा है वो क्या है, सेंटर है। और अगर हम लोग रेडियस की जगह पे भी अगर बच्चों को बैठा देते हैं तो इससे हम लोग रेडियस के बारे में भी बता सकते हैं। डायमीटर पूरा सेंटर से होते हुए एक लाइन खींच के उस पर भी अगर बच्चों को बैठा देते हैं तो इससे बच्चों को उसके डायमीटर के बारे में भी जानकारी, व्यास के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, है ना। सर्वप्रथम हम अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन एवं रुचि, इंटरेस्ट में अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकांश व्यक्ति इन दोनों शब्दों को समानार्थी मानते हैं, जबकि वास्तव में इनके मध्य अनेक सूक्ष्म परंतु महत्वपूर्ण अंतर है। अभिप्रेरणा छात्र के अंदर निहित होती है। अध्यापकों का प्रेरणा पर बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं होता है। वे चालक या तत्व जो एक छात्र को प्रेरित करते हैं, शिक्षक द्वारा छात्र के कार्य संपादन में अवलोकित चालकों में पूर्णतया भिन्न हो सकते हैं। छात्र स्वयं भी कार्य संपादन हेतु अपनी वास्तविक अभिप्रेरणा को स्पष्ट तथा परिभाषित नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ रुचि वह है जिस पर हमारा नियंत्रण
छात्र द्वारा कुछ सीखने के लिए अधिगम में भाग लेने की सचेतन इच्छा है, रुचि बाह्य स्रोत द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। बाह्य स्रोत का करने का मतलब है कि कुछ बाहर से ला के बच्चों को ऐसा एक्टिविटी कराए वर्ग में जिससे कि वो उसमें रुचि ले सके तथा यह समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। यदि हम छात्र में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न कर दें तो संभवतया गणित अधिगम के प्रति उसकी अभिवृद्धि एवं गणित में उनके उत्तम कार्य संपादन की इच्छा दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। गणित में रुचि बनाए रखने की अपेक्षा छात्रों में रुचि उत्पन्न करना आसान है। मतलब रुचि हमेशा के लिए बना रहे उससे आसान है बच्चों में रुचि उत्पन्न करना। अधिकांश किशोरों की अनेकों रुचियाँ होती हैं। अधिकतर छात्रों की अपने चारों तरफ के जगत से सामान्य अभिरुचि होती है तथा मानसिक जिज्ञासा आसानी से उत्पन्न की जा सकती है। कहने का मतलब अधिकतर छात्रों के चारों तरफ के जगत में सामान्य अभिरुचि होती है। मतलब जो जिस वातावरण में रहते हैं बच्चे उसमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के आए तो अगर पूछ दिया जाए कि सीढ़ियों की संख्या आप कितने सीढ़ियों को चढ़ के आए हैं, कितने स्टेयर्स को चढ़ के आए हैं, तो इसे काउंटिंग का आप पता चल जाएगा कि आप में कितनी बुद्धिमत्ता है, कितनी योग्यता है ना। इसके बाद से छात्र सुस्त नहीं होते, न ही वे गणित में अरुचि रखते हैं। अधिकांशतः उनकी अरुचि का कारण नैराश्य एवं अरुचिपूर्ण वातावरण होता है। अधिकांशतः उनकी अरुचि का कारण नैराश्य एवं अरुचिपूर्ण वातावरण होता है। मतलब जो वातावरण में लोग रहते हैं वो नीरस हो जाता है, उसी के कारण गणित में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। किशोरावस्था में छात्र शिक्षक के सुझाव के अनुरूप चलने की इच्छा रखता है। परिणाम स्वरूप कुछ विषय मात्र शिक्षक प्रस्तुतिकरण द्वारा ही परिचित कराए जा सकते हैं। खेल बहुत से छात्रों को मानसिक उद्दीपन प्रदान करते हैं, साथ ही साथ प्रतियोगितात्मक तत्व अनेकों किशोरों को प्रेरित करते हैं। कहने का मतलब है बच्चे खेल के द्वारा भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बच्चे खेल में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, इसलिए उनको ज़्यादातर करके खेल के द्वारा ही हम लोगों को उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। एक है गेस माई रूल, इस प्रकार के खेल का उदाहरण है जो बीज गणित में विभिन्न विषय स्तरों पर प्रयोग किया जा सकता है। इस खेल में एक छात्र अध्यापक को प्रथम अंक x देता है जो कि अंकों का एक व्यवस्थित जोड़ा x y भी हो सकता है। अध्यापक के मस्तिष्क में एक नियम होता है, वह नियम का मानसिक रूप में प्रयोग करता है तथा छात्र के व्यवस्थित जोड़े का दूसरा अंक y देता है। अन्य छात्र शिक्षक को अन्य x कौशल प्राप्त कर ले तो x अंक देता है तथा अध्यापक उसके साथ y अंक देता है। यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कोई छात्र शैक्षिक शिक्षक के मस्तिष्क में निहित नियम का अंदाज न लगा ले। यदि छात्र सही उत्तर देने में सफल होता है तो वह खेल के अगले चक्र का नेता होता है। गेस माई रूल खेल छात्रों में कार्य में रुचि उत्पन्न करने का उत्तम तरीका है। गणित में संभवतः का क्षेत्र भी रोचक समस्याओं से परिपूर्ण है। उदाहरणार्थ नीचे दी गई समस्या भी छात्रों में रुचि उत्पन्न करने में अत्यधिक लाभदायक है। एक डिब्बे में रखे तीन कार्ड रंग को छोड़कर बाकी एक समान है। एक दोनों तरफ से काला, एक दोनों तरफ से सफ़ेद तथा एक तरफ से काला, दूसरी तरफ से सफ़ेद है। एक छात्र डिब्बे में से एक कार्ड निकालता है तथा उसे कक्षा को दिखाता है। कक्षा को दिखने वाला भाग काला है तो बताइए कि दूसरी तरफ से कार्ड के सफ़ेद होने की संभावना क्या है। ऐसे बच्चों को प्रश्न पूछा जा सकता है क्लास में। इससे बच्चे अपने दिमाग से सोचेंगे और एक दृष्टिकोण से
उत्तर 1/2 होगा। यदि न्यायदर्शियों का गहन परीक्षण स्पष्ट करता है कि उत्तर 1/2 न होकर वास्तव में 1/3 होगा। अतः और छात्रों के मध्य अत्यधिक वाद विवाद उत्पन्न करेगा। ऐसे प्रश्नों से बच्चों में क्या होगा कि तर्क वितर्क करेंगे, तर्क वितर्क करके बच्चे सीखेंगे और उससे गणित का विकास होगा और बच्चे आनंदपूर्वक रुचिपूर्वक गणित को सीख पाएंगे। इस प्रकार छात्रों की गणित में रुचि उत्पन्न करने के लिए गणित को छोड़कर अनेक अन्य क्षेत्र हो सकते हैं तथा एक अच्छा शिक्षक उपरोक्त तरीकों के अतिरिक्त विनोदपूर्ण वार्तालाप, गैस मीटर, वर्तमान में चर्चित अन्य विषयों, गीतों, कविताओं इत्यादि का प्रयोग गणित में कर सकता है। मतलब करने का मतलब है जैसे कि वार्तालाप के द्वारा, वर्तमान में चर्चित अन्य विषयों के द्वारा, गीतों के द्वारा, कविताओं के द्वारा बहुत से ऐसे होते हैं शिक्षक जो गीतों के माध्यम से बताते हैं। जैसे टेबल याद करना है, इसको 2 1 2 2 या 4 एक गीत के माध्यम से भी हम लोग उसको बता सकते हैं। अर्थशास्त्र में आकर हो समाजशास्त्र की समस्याओं, खेल सिद्धांत तथा ग्राफ का अध्ययन छात्र में रुचि उत्पन्न करने की उत्तम विधियाँ हैं। अपने छात्रों में गणित या अन्य विषयों के साथ सहसंबंध को स्पष्ट करके गणित में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अतः शिक्षक को अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए तथा यदि कुछ भी ऐसा विशिष्ट दिखाई दे जिसका प्रयोग गणित में छात्रों की अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए किया जा सके उसकी तलाश करनी चाहिए। हमें कुछ भी दिखे, ऐसा दिखे जिससे कि हम बच्चों को मैथ पढ़ा सकते हैं, गणित पढ़ा सकते हैं, तो वो हमें उस टीचिंग एड्स का उपयोग करना चाहिए गणित पढ़ाने के लिए। अब गणित में अभिरुचि बनाए रखना। जब गणित में छात्रों की रुचि उत्पन्न कर दी जाए तो यह प्रश्न उठता है कि उसे कैसे बनाए रखा जाए। कक्षा में गणित को रोचक बनाए रखने के लिए निहित 2 तत्वों में से छात्रों की रुचि को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अभिरुचि बनाए रखना एक क्षणिक समस्या न होकर चिरकालिक समस्या है जिससे सतत प्रयासों की आवश्यकता पड़ती है। क्लास में जब हम जाते हैं पढ़ाने तो क्या कर सकते हैं, बच्चों का हाइट, ऊंचाई को नाप सकते हैं, क्लास के खिड़की को नाप कर बता सकते हैं बच्चों को खिड़की की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। वर्ग में जो भी बेंचेज होते हैं उसको नाप कर हम लोग वहाँ पे गणित के बारे में बताया जा सकता है। एक ऐसा भी खेल किया जा सकता है, गणित को कुछ बच्चों को कुछ चीट पुर्जे बनाकर एक बॉक्स में रखकर उसमें से निकाल कर उसको कहा जा सकता है कि इसका आरोही क्रम में सजाइए और दोहरी क्रम में सजाइए। ये इस विधि से भी बच्चे रोचकतापूर्वक, आनंदपूर्वक मैथ्स का अध्ययन कर पाएंगे। जैसे हम लोग हाथों को जैसे बता सकते हैं कि 1 2 3 को बॉडी से भी जोड़कर हम लोग गणित को पढ़ा सकते हैं। हाथों के द्वारा निर्देशित करके बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम लोग बच्चों को बता सकते हैं गणित को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हमारे प्रकृति से जोड़ करके हम लोग गणित को पढ़ा सकते हैं, है ना। लंबे समय तक अभिरुचि बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण तत्व सफलता है। आप इस बात से परिचित हैं कि सभी व्यक्ति सफलता चाहते हैं तथा सफलता न्यायोपदेशी एक सतत चक्र का निर्माण करते हैं। अतः शिक्षक को छात्रों को सफल अनुभव प्रदान करने चाहिए। यह प्रत्येक छात्र के साथ संभव नहीं है। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति के सफल अनुभव उसे स्वयं के लिए वास्तविक उपलब्धि स्तरों के निर्माण में सहायक होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह सभी छात्रों को सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें। यह प्रायः कितने एवं कितने समय इत्यादि प्रकार के प्रश्न पूछकर संभव है। उदाहरणार्थ कक्षा में यह पूछकर कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज तथा कितने एक आकृति दे दी जाएगी, उसमें बच्चों से पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं और कितने
वर्ग है, ऐसा ही फिगर बनाया जाएगा कि उसमें कुछ वर्ग भी छिपे हों, कुछ त्रिभुज भी छिपे हों, और बच्चों को कहा जाएगा कि बच्चे आप उसको खोज कर बताएं कि उसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं। यह प्रश्न प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में कुछ न कुछ योगदान देने के योग्य बनाएगा तथा उप छात्र के लिए सफलता एवं उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ पे सभी छात्र अपनी योग्यता अनुसार उत्तर बनाएंगे, जिनकी जैसी योग्यता होगा। कोई कहेगा कि इसमें 5 त्रिभुज हैं, 4 वर्ग हैं, कोई कहेगा कि इसमें 8 त्रिभुज हैं, 4 वर्ग हैं, ऐसा सब लोग का अपना अपना मानना होगा। गणित में छात्रों की रुचि को बनाए रखने में सहायक दूसरा तरीका छात्रों को कार्य करने व सामग्री के उपयोग करने आदि के अवसर प्रदान करना है। अनुसंधानों से यह स्पष्ट है कि छात्र सक्रिय रूप से कार्य में संलग्न रहते हैं तो उनकी रुचि एक लंबे समय तक बनी रहती है। अतः जब भी संभव हो उन्हें कार्यानुभव प्रदान करने चाहिए। छात्रों के समूहों में कक्षा कक्ष की वास्तविक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच के पैमाने, 1 फुट के पैमाने एवं 1 गज या मीटर के द्वारा नपवाई जा सकती है। क्या शुद्धता के मध्य अंतर है? आखिर क्यों? किस पैमाने द्वारा ठीक नाप प्राप्त होती है? अपने छात्रों को जो कि वे सीख रहे हैं वे संलग्न रखना चाहिए। अधिकांशतः शिक्षक कक्षा में महंगे व जटिल मॉडल इत्यादि लेकर आते हैं तथा कक्षा के सामने उनका प्रदर्शन प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे शिक्षकों को उस समय आश्चर्य होता है जब छात्र कुछ देर रुचि लेने के पश्चात परेशान, थकान एवं ऊब महसूस करने लगते हैं। इससे तो यह अधिक उपयुक्त होगा कि यदि शिक्षक छात्र या छात्र समूह द्वारा पाठ विकास के साथ उसका प्रदर्शन कराए। इससे तो यह अधिक उपयुक्त होगा कि यदि शिक्षक छात्र या छात्र समूह द्वारा पाठ विकास के साथ उसका प्रदर्शन कराए। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग बहुत महंगे टीचिंग एड्स लाएँ, क्लास में उसका प्रदर्शन करें, बच्चे एकदम शांत होकर बैठे रहें, तो वो बच्चे धीरे धीरे उसमें रुचि लेना कम कर देते हैं। अगर हम उन्हीं क्रियाओं को बच्चे के द्वारा पढ़ के सीखने का मतलब उन्हीं से करवाएं, जैसे स्टेज पर कुछ कार्यक्रम करवाएं, तर्क वितर्क करवाएं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे में रुचि उत्पन्न होती है और रुचि बनी रहती है। और यह तो और भी अधिक उपयुक्त होगा कि छात्रों से मॉडल तैयार कराई जाए। जैसे कि हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि आप शंकु का मॉडल बना कर लाएँ या गोला का मॉडल बना के लाएँ, जिससे बच्चे अपना कर के सीखते हैं। उसमें उनको देखना होता है कि उसमें कितना उसका वर्टेक्स क्या है, उसका देखते रहते हैं, तो वे केवल आंशिक रूप से शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं। श्यामपट्ट अध्यापक के साथ हर समय एक ऐसा साधन है जो छात्रों को सक्रिय रखने में इसकी सहायता करता है। श्यामपट्ट जो होता है हमारे क्लास में, जिसके द्वारा हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उससे हम लोग बच्चों को सक्रिय रख सकते हैं। छात्र द्वारा श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल करवाया जाए। बच्चों को हम लोग बीच बीच में अगर बोर्ड पर बुलाकर, श्यामपट्ट पर बुलाकर अगर क्वेश्चन बनवाते हैं तो इससे बच्चों की रुचि बनी रहती है। छात्र समूह द्वारा श्यामपट्ट पर कक्षा के लिए अभ्यासों की श्रृंखला प्रस्तुत की जानी चाहिए कि अब इसके बाद कौन सा अभ्यास होगा, ऐसा श्रृंखला बोर्ड पर लिख दिया जाना चाहिए। कक्षा में क्या होता है, शिक्षकों को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। कक्षा में क्या होता है इसके प्रति शिक्षक को सचेत रहना चाहिए। प्रायः कक्षा में जब वाद विवाद होता रहता है तो छात्र स्पष्टतया शिक्षक के दिशा निर्देशन की प्रतीक्षा करते हैं। यदि शिक्षक व छात्रों के मध्य विरोधाभास होगा तो कुछ भी रचनात्मक कार्य नहीं हो सकता। परंतु शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्र पाठ से विमुख न हो जाए। जिस पाठ को पढ़ाया जा रहा है शिक्षक उसी के आधार पर पाठ को आगे बढ़ाए। यदि ऐसा हो तो अध्यापक के लिए यह कहना पर्याप्त होगा कि इस बिंदु पर हम पाठ समाप्त करने के पश्चात चर्चा करेंगे। अतः अध्यापक को छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अपने व्याख्यानों में विभिन्न शिक्षण अवयवों तथा प्रारूपों का प्रयोग करना चाहिए,
जिससे छात्र सक्रिय रूप से कक्षा में सहयोग दे सके। ऐसा करने के लिए शिक्षक को गणित की विषय वस्तु की उचित जानकारी होनी चाहिए तथा विचारों को संचित करने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में हम लोग बिना प्रिपेयर करके चले जाएं, जो भी हमको कक्षा में पढ़ाना है, जो भी बताना है, मनोरंजन ढंग से बताना है, तो सबसे पहले उसका हम लोग अपना अलग से रिहर्सल कर लेंगे या उसको अपना आत्मसात कर लेंगे, उसके बाद क्लास में जाएंगे, तब हम लोग उसको रुचिकर बना सकते हैं। इस प्रकार गणित अध्यापक को छात्रों में गणित के अध्ययन में अभिप्रेरणा एवं रुचि उत्पन्न करने तथा कुछ समय तक स्थायी बनाने के लिए सभी दिशाओं में प्रयास करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अध्यापक को बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमेशा कभी भी पढ़ाते समय, गणित को मनोरंजक बनाते समय या गणित को मनोरंजक ढंग से पढ़ाते समय यह ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बाल केंद्रित हो। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाना। जो नया ज्ञान है उसको पहले से जो ज्ञान प्राप्त है बच्चों को, उन दोनों को जोड़कर अगर पढ़ाएंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। अध्ययन करते समय उत्तम शिक्षण विधियों तथा उचित सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अधिगम अनुभवों का चयन छात्रों की आवश्यकता, रुचि तथा मानसिक स्तर के अनुसार करना चाहिए। गणित में अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए। जो भी गणित में अच्छा करते हैं उनको हम लोग वेल या ऐसा कुछ कहेंगे, फीडबैक देंगे, जिससे कि बच्चा और बच्चे का मनोबल बढ़ा रहेगा। तथा समय समय पर उचित पुरस्कारों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जैसे कि खेल का आयोजन भी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पुरस्कारों को देना चाहिए, या क्लास में कुछ ऐसा प्रतियोगिता कर रहे हैं तो उसमें भी हमें पुरस्कार का व्यवस्था करना चाहिए। गणित में रचनात्मक तथा सृजनात्मक कार्य करने की पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। छात्रों के साथ प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग की भावना के कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट है गणित में गणित शिक्षण में सहायक सामग्री। छात्रों में गणित के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को अस्थायी बनाने हेतु गणित अध्यापक को अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः वे साधन जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं, सहायक साधन या शिक्षण सहायक सामग्री कहलाते हैं। इनको दृश्य श्रव्य सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। गणित अध्यापक के लिए इन दृश्य श्रव्य साधनों का विशेष महत्व होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से बालकों को गणित के विभिन्न सूत्रों, सिद्धांतों, संबंधों तथा प्रत्ययों को समझने तथा सीखने में आसानी होती है। साथ ही शिक्षक भी इनके माध्यम से अपने कार्य को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। इस प्रकार गणित के पाठ को अधिक रुचिकर, उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का या शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक चीनी कहावत के अनुसार, द थिंग्स विच आई हियर आई मे फॉरगेट, द थिंग विच आई सी आई मे रिमेंबर, द थिंग्स विच आई डू आई कैन नॉट फॉरगेट। मैं जो कुछ भी सुनता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल सकता हूँ। द थिंग्स विच आई सी आई मे रिमेंबर, मतलब मैं जो देखता हूँ उसे मैं याद रख सकता हूँ, लेकिन द थिंग्स विच आई डू, जो मैं करता हूँ, आई कैन नॉट फॉरगेट, मतलब मैं जो पढ़ के सीखता हूँ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अतः जब कोई व्यक्ति या छात्र किसी कार्य को स्वयं करता है तो उसके संबंध में उसे पूर्ण जानकारी हो जाती है तथा उसको एक लंबे समय तक याद रखता है। सीखने के क्षेत्र में किए गए विभिन्न अनुसंधानों में यह सिद्ध हो गया है कि बालक या व्यक्ति जो सुनते हैं उसका केवल 10% याद रखते हैं। जो चीज़ देखी हुई है उनको 50% तक याद रखते हैं।
और जो चीज़ देखी व सुनी हुई होती है उसको 90% तक याद रखते हैं। अतः गणित के ज्ञान को अधिक अस्थायी एवं शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु दृश्य श्राव्य सामग्री का प्रयोग करना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। दृश्य श्राव्य सामग्री के उपयोग को स्पष्ट करते हुए भारतीय शिक्षा आयोग ने लिखा है कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्री उपलब्ध करना अति आवश्यक है। सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। गणित में दृश्य श्राव्य सामग्री प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि दोनों ही बालकों के लिए अति आवश्यक है। सहायक सामग्री का प्रयोग से सहायक सामग्री के प्रयोग से प्रतिभाशाली बालकों के चिंतन में गति एवं स्पष्टता आती है तथा मंद बुद्धि बालकों में गणित के सूक्ष्म प्रत्ययों, सूत्रों आदि को स्थूल रूप में समझने का क्षमता का विकास होता है। इस प्रकार प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है, जो कि हम लोग टीचिंग एड्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि चित्रों, मॉडलों, चार्टों के द्वारा प्रदर्शित प्रत्ययों, परिभाषाओं, संबंधों, सूत्रों आदि को देखकर ही बालक आपस में तर्क वितर्क करते हैं। शिक्षक तथा शिक्षण विधियों की सफलता भी उपयुक्त दृश्य श्राव्य सामग्री के समुचित उपयोग पर निर्भर करती है। डेंट के अनुसार ऑडियो विजुअल एड्स मीन्स दैट कंप्लीट मटेरियल विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिटन और ओरल सब्जेक्ट मैटर इन क्लासरूम और इन अदर टीचिंग सिचुएशंस। ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा मौखिक शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध होती हैं, दृश्य श्राव्य सामग्री कहलाती है। पठन के शब्दों में ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेज विच इनिशिएट, सिमुलेट एंड रेनफोर्स लर्निंग। दृश्य श्राव्य सामग्री वह संवेदीय पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं तथा उसे पुनर्बलन प्रदान करती हैं। दृश्य श्राव्य साधन ऐसे सहायक उपाय हैं जिनके प्रयोग को बढ़ाकर एक शिक्षक छात्रों को भाव स्पष्ट कर सकता है तथा विभिन्न प्रत्ययों को समझने, अर्थापन करने, गुण दोषों का विमोचन करने, ज्ञान, बुद्धि, रुचियों, चिंतन, शक्ति आदि को बढ़ाने में सहायता प्रदान कर सकता है। इस प्रकार गणित शिक्षण को अधिक रुचिकर तथा प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्राव्य सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री अत्यंत आवश्यक है। इसके प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालकों का ध्यान आकर्षित करने में विशेष सहायता मिलती है। दृश्य श्राव्य सामग्री का महत्व एवं आवश्यकता। दृश्य श्राव्य सामग्री ऐसी अनुदेशनात्मक युक्तियाँ हैं जिनको सुना एवं देखा जा सकता है। यह सामग्री ध्यान आकर्षित करने का उत्तम साधन है। इनके प्रयोग से समय की बचत होती है तथा बालकों का अधिगम शुद्ध और अस्थायी हो जाता है। इसके द्वारा छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है। इसके प्रयोग से मौखिक कार्य तथा अर्थहीन शब्दों का प्रयोग कम होता है। इसके प्रयोग से बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जब बालक कक्षा में प्रदर्शन देखते हैं, उपकरणों का प्रयोग करते हैं, स्वयं प्रयोग करके देखते हैं तथा चार्ट, रेखा चित्र और मॉडल बनाते हैं। इसके प्रयोग से कक्षा में शिक्षक का एकाधिकार कम होता है तथा कक्षा शिक्षण अधिगम में विविधता आती है। यह सीखने का अत्यधिक स्वाभाविक
एवं सरल तरीका है। ये छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। थैंक यू।